हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं अपने नॉलेज मैनेजमेंट की यूनिट नंबर 2 को वन शॉट के अंदर। साथ ही साथ जितने भी पीवाईक्यूज इस यूनिट से पूछे गए हैं उन सारे पीवाईक्यूज क्वेश्चन को भी कवर करने वाले हैं। और हाँ, ऑलरेडी हम यूनिट नंबर 1 को कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने यूनिट 1 को चेकआउट नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का। सबसे पहले जाके आप यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप यूनिट 2 को देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से हमारे चैनल मल्टीटम्स एंड मल्टीटम प्लस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आरजीपीवी के और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके वन शॉट के अंदर लाने वाले हैं। तो यूनिट 2 के अंदर हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका टिकट नॉलेज एंड क्वालिटी एश्योरेंस, जहाँ से मैं 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्ट कि ये होता क्या है। वो क्वेश्चन पे अभी हम देखेंगे, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखो। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉलेज मैनेजमेंट। अब ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है हमारा नॉलेज मैनेजमेंट। नॉलेज मैनेजमेंट को हमने यूनिट नंबर 1 में काफी डिटेल में देखा कि नॉलेज मैनेजमेंट होता क्या है, क्या प्रोसेस है, सब चीजें हमें समझ आते हैं नॉलेज मैनेजमेंट से रिलेटेड। बट ये जो ऑर्गेनाइजेशन वर्ड है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल मतलब क्या है? एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो एक साथ वर्क करते हैं किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए, उसी को हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। हमारा कॉलेज हो गया, स्कूल्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, कंपनीज हो गई, ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ काम करते हैं किसी भी ऑब्जेक्टिव को या किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। उसी को तो हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। क्लियर है? तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल मतलब क्या है? कि ग्रुप ऑफ पीपल जो एक साथ काम करते हैं किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। अब ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या हमारे कंपोनेंट होते हैं? तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पीपल होते हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। रिसोर्सेज होती हैं जिन रिसोर्सेज का हम यूज़ करके अपने गोल्स को अचीव करते हैं। गोल्स होता है जो हमें टारगेटेड वैल्यू होता है। रूल्स एंड पॉलिसीज होते हैं जिनके अंडर रहकर हमें काम करना पड़ता है। टेक्नोलॉजीज होती है जिनकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं? अपने काम को आसान कर पाते हैं। तो ये क्या है? बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। अब ऑर्गेनाइजेशन हमें समझ आ गया। दूसरा वर्ड था हमारा नॉलेज मैनेजमेंट। नॉलेज मैनेजमेंट ऑलरेडी हम जानते हैं कि नॉलेज मैनेजमेंट है क्या। कि नॉलेज क्या होता है? कि जब हम इंफॉर्मेशन के अंदर स्किल्स, एक्सपीरियंस को ऐड ऑन कर देते हैं तो वो नॉलेज बन जाता है। अब नॉलेज मैनेजमेंट क्या है? कि जो भी नॉलेज होती है हम उसको क्या करते हैं? मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते, स्टोर करते हैं, ताकि हम क्या कर सके? उसको फ्यूचर में यूज कर सके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है? अब क्या रिलेशनशिप होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन और नॉलेज मैनेजमेंट के बीच में? तो नॉलेज जो है वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ के पास प्रॉपर नॉलेज होगी तभी तो वो किसी भी गोल को, जो आपका टारगेट गोल है, उसको अचीव कर पाएंगे। तो नॉलेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्यों नीड होती है नॉलेज मैनेजमेंट की? क्योंकि एम्प्लॉय जो है टाइम के साथ साथ एक्सपीरियंस को गेन करते हैं, तो हमें उस एक्सपीरियंस को, हमें उस नॉलेज को कहीं तो स्टोर करना है। तो वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं? नॉलेज मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं। प्रॉब्लम हमारी डेली सॉल्व होती हैं, न्यू आइडियाज़ जनरेट होते हैं, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हम चाहते हैं जो भी हमारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है वो लॉस ना हो। तो हम क्या करते हैं? नॉलेज मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं, जिसकी हेल्प से जो हमारी नॉलेज है हम उसे क्या करते हैं? कैप्चर कर पाते हैं और इन फ्यूचर में हम उसे यूज़ कर पाते हैं। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉलेज मैनेजमेंट होता क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका बिल्डिंग द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। अब बिल्डिंग द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? बेसिकली लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें एम्प्लॉयज़ को कंटिन्यूअसली उन्हें लर्न कराया जाता है, उन्हें न्यू न्यू स्किल सिखाया जाता है, उनको नॉलेज शेयर की जाती है, उन्हें ऐसा बनाया जाता है ताकि वो जो अडेप्ट कर पाए, एनवायरनमेंट जो चेंज हो रहा है डे बाय डे, टेक्नोलॉजीज जो चेंज हो रही है उनको वो अडेप्ट कर पाए। तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करते हैं? हम एम्प्लॉय को कंटिन्यूअसली लर्न कराते हैं, उसी को हम बोलते हैं लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ पीपल लर्न करते हैं एक्सपीरियंस से और कंटिन्यूअसली वो क्या करते हैं? इंप्रूव करते जाते हैं। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन।
जैसे माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, जो उसके एम्प्लॉयज होते हैं उनको ट्रेन करता है क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर, एआई के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि वो कंपटीशन के अंदर बने रहें, तो उनके पास स्किल्ड पर्सन हो जो उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, जो न्यू न्यू टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर पाए। तो वो क्या करते हैं, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का यूज करते हैं, जो कंटिन्यूअसली माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉयज को ट्रेन करती है, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी सिखाती है। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन हमारा क्या होता है। A learning organization is an organization where employee continuously learn, improve skills, share knowledge and adapt to change. लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ एम्प्लॉय कंटिन्यूसली लर्न करता है, इम्प्रूव करता है अपने स्किल्स को, नॉलेज को शेयर करता है और जो चेंजेस है उनको अडेप्ट करता है। क्लियर है? यही होता है हमारा लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन? क्योंकि आज के टाइम पे जो बहुत वर्ल्ड है वो बहुत क्विकली चेंज हो रहा है, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, एआई एरा आ रहा है, कभी कोई सा एरा आ जाता है, इतनी बहुत फास्टली रैपिडली हमारी टेक्नोलॉजीज हम चेंज कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, ह्यूमन से रोबोट्स पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो आज के टाइम पे हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो इस अडेप्टिव को, जो ये वर्ल्ड इतनी जल्दी चेंज हो रहा है ना, उसको अडेप्ट कर पाए, ताकि वो कंपटीशन के अंदर बनी रहे। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन न्यू न्यू टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं करती तो क्या होता है, वो थोड़ी टाइम चलेगी फिर वो ऑर्गेनाइजेशन ही बंद हो जाएगी। क्यों? क्यों बंद हो जाएगी? क्योंकि वो जो आज का वर्ल्ड है उसके साथ नहीं चल रही, वो आगे काम नहीं कर पाएगी। क्लियर है? तो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज डेली ही आप देखो, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं, न्यू कस्टमर की नीड्स सब चेंज हो रही है। कस्टमर एकदम चाहता है कि रिलैक्स होके उसको सारा काम घर बैठे ही हो जाए। ठीक है, कंपटीशन मार्केट में आज के टाइम इतना कंपटीशन है, इतने स्टार्टअप्स खुलते हैं, इतने बंद होते हैं। तो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसे कंटिन्यूअसली सर्वाइव करने के लिए लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प लेनी पड़ती है, ताकि उसके जो एम्प्लॉय हैं वो क्या कर सके, कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर सके, एक्सपीरियंस पा सके। क्लियर है? अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं किसी भी लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की? सबसे पहला है कंटिन्यूअस लर्निंग। कंटिन्यूअस लर्निंग का मतलब क्या है कि एम्प्लॉयज़ को लर्न कराया जाता है, न्यू न्यू स्किल्स सिखाए जाते हैं। नॉलेज शेयरिंग, जब हम लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप ऑफ पीपल को जब हम सिखाते हैं तो वहाँ क्या क्या करते हैं, अपने आइडियाज़, अपने एक्सपीरियंस को लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर पाते हैं। टीम लर्निंग होती है, उन्हें पता चलता है कि हम ग्रुप के अंदर, किसी टीम के अंदर किस तरीके से काम कर सकते हैं। क्लियर है? और है इनोवेशंस, जब बहुत सारे एन आइडियाज़ एक साथ होंगे तो कोई ना कोई न्यू इनोवेशंस हो गई होगा। क्लियर है? अब क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं हमारे लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के? अगर हम एक एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से देखें तो एम्प्लॉय का पर्सपेक्टिव से हम क्या कर सकते हैं कि उसके जो स्किल्स हैं वो बेटर हो रहे हैं, करियर ग्रोथ मिल रही है उसको और उसे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास स्किल्स ज़्यादा है, एक्सपीरियंस ज़्यादा है, नॉलेज ज़्यादा है, टेक्नोलॉजीज़ के बारे में उसे ज़्यादा पता है, तो ऑब्वियस उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप ही होगा। और ऑर्गेनाइजेशन की पर्सपेक्टिव से देखें तो उन्हें की बेटर परफॉर्मेंस हो रही है और वो मोर इनोवेशंस कर पा रहे हैं। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका नॉलेज मार्केट। अब नॉलेज मार्केट जैसे हमारी नॉर्मल मार्केट होती है, नॉर्मल मार्केट में बस हमने नॉलेज को जोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड नॉलेज मार्केट। तो नॉलेज मार्केट क्या है? एक ऐसी मार्केट है जिसके अंदर हम नॉलेज को एक्सचेंज करते हैं। नॉलेज को एक्सचेंज करने का मतलब क्या है? जिनके पास नॉलेज है वो अपनी नॉलेज को एक ऐसे पर्सन के साथ शेयर करता है जिसको ज़रूरत होती है, दैट इज कॉल्ड नॉलेज मार्केट। एक ऐसा सिस्टम जहां हम नॉलेज को एक्सचेंज करते हैं, जैसे हम मार्केट्स में गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, इसी तरीके से नॉलेज मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, नॉलेज को एक्सचेंज करते हैं। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल कि एक सीनियर डेवलपर है, सीनियर डेवलपर्स के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और एक न्यू एम्प्लॉय है, तो सीनियर डेवलपर क्या करेगा, अगर न्यू एम्प्लॉय को कोई भी प्रॉब्लम आई है तो वो किसी पोर्टल के थ्रू से कनेक्ट होकर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, या उनको जो भी उनके पास नॉलेज है उनको शेयर कर पाएगा। तो दैट इज कॉल्ड नॉलेज मार्केट। क्लियर है? तो आर नॉलेज मार्केट इज अ सिस्टम वेयर नॉलेज इज एक्सचेंज जस्ट लाइक गुड्स आर एक्सचेंज इन मार्केट। जैसे मार्केट के अंदर गुड एक्सचेंज होते हैं, इसी तरीके से नॉलेज मार्केट के अंदर क्या होते हैं, नॉलेज हम एक्सचेंज कर पाते हैं बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, या कोई भी दो पर्सन के बीच में। पीपल हु हैव नॉलेज शेयर इट विद दोज हु नीड्स। इसमें क्या होता है, जिन लोगों के पास नॉलेज है वो उन लोगों के साथ अपने नॉलेज को शेयर करता है जिनको ज़रूरत होती है। अ नॉलेज मैनेजमेंट इज़ अ प्लेस वेयर नॉलेज इज बोट एंड सोल्ड थ्रू शेयरिंग एंड लर्निंग। इसमें नॉलेज को हम खरीदते हैं और बेचते हैं लर्निंग के थ्रू। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया हो कि नॉलेज मैनेजमेंट नॉलेज मार्केट हमारा होता क्या है। ठीक है, तो नॉलेज मार्केट समझ आया आपको? अब इसे तीन मेन पार्टिसिपेंट्स होते हैं,
नॉलेज सेलर, बायर और ब्रोकर जैसे नॉर्मली होते हैं, एक खरीदने वाला, एक बेचने वाला, एक मीडिएटर। तो वैसे ही इसमें एक बेचने वाला, एक खरीदने वाला है और एक ब्रोकर है, मीडिएटर है जो सारे काम करवाता है। तो नॉलेज सेलर क्या कौन हुआ? नॉलेज सेलर पर्सन हु हैज नॉलेज, जिसके पास नॉलेज है, जो अपनी नॉलेज को सेल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सेलर। बायर कौन हो गया? वो पर्सन जिसको नॉलेज चाहिए होती है, पर्सन हु नीड्स नॉलेज। नॉलेज ब्रोकर क्या होता है? नॉलेज ब्रोकर क्या है? नॉलेज ब्रोकर वो पर्सन या वो सिस्टम है जो सेलर और बायर को दोनों को क्या करता है? कनेक्ट करवाता है, दैट इज कॉल्ड नॉलेज ब्रोकर। तो इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से, नॉलेज सेलर, फिर ब्रोकर आता है बीच में, फिर बायर आता है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, एक न्यू प्रोजेक्ट के अंदर हमारा कोई कोडिंग प्रॉब्लम आ गई, काफ़ी मतलब एक न्यू एम्प्लॉय है, उसने वो काम करा है किसी प्रोजेक्ट के अंदर, उसमें प्रोजेक्ट के अंदर कोई टेक्निकल इशू आ गया, कोई कोडिंग प्रॉब्लम आ गई, अब वो सॉल्व कर रहा है बट उसको सॉल्व नहीं हो रही है, बहुत टाइम हो गया करते करते। तो वो क्या करेगा? जो अपने सीनियर सीनियर डेवलपर हैं उनसे कनेक्ट करेगा, किसी पोर्टल के थ्रू उनसे कनेक्ट करेगा और उनको बताएगा कि ये मेरी कोडिंग प्रॉब्लम में मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या करेंगे? सीनियर डेवलपर उसको अपनी नॉलेज ट्रांसफर करेंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? नॉलेज मार्केट। यही होता है हमारा नॉलेज मार्केट, कि हम इसमें क्या करें? नॉलेज को एक्सचेंज कर रहे हैं। और जो जिसके थ्रू वो कनेक्ट हो रहे हैं, कोई भी पोर्टल होगा, कोई भी वेबसाइट हो गई, या कोई भी पर्सन हो गया जिसके थ्रू वो कनेक्ट हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं नॉलेज ब्रोकर। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे कि नॉलेज मार्केट हमारा होता क्या है। अब इसके अंदर थोड़ा मैंने लिख दिया है कि अगर एग्जाम में आता है तो कुछ लिखने के लिए भी चाहिए ना पूरा प्रॉपर, तो इसके लिए मैंने इसके अंदर लिख दिया है। अ पर्सन हु नीड्स नॉलेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम्स और कंप्लीट अ टास्क, दे आर कॉल्ड बायर बिकॉज दे सीक नॉलेज फ्रॉम अदर। अगर कोई पर्सन है जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहा है, वो उसे नॉलेज चाहिए किसी एक ऐसे पर्सन की जिसके पास एक्सपीरियंस हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बायर, क्योंकि वो नॉलेज को सीक करेगा। क्लियर है? जैसे कोई न्यू एम्प्लॉय हो गया, कोई स्टूडेंट हो गया, कोई इंटर्न हो गया, तो ये तो न्यू न्यू आते हैं, तो इन्हें क्या चाहिए होता है? इन्हें हम क्या बोलेंगे? नॉलेज बायर। ठीक है? A person who possesses useful knowledge, experience, skill and information and is willing to share it is called knowledge seller। एक ऐसा पर्सन जिसके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, स्किल्स है, इंफॉर्मेशन है, और वो विलिंग है कि मैं अपनी नॉलेज को किसी के साथ शेयर करूं ताकि जो उनकी प्रॉब्लम्स है मैं उसको सॉल्व कर पाऊं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉलेज सेलर। क्लियर है? वो आपका सीनियर डेवलपर भी हो सकता है, प्रोफेसर्स भी हो सकते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपके सीनियर्स भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है? अब ये जो नॉलेज मार्केट है वो किस तरीके से वर्क करती है, पहले हमें वो पता होना चाहिए। सबसे पहले हमारी नॉलेज क्रिएशन का मतलब क्या है? कि एम्प्लॉयज़ या कोई भी डेवलपर, टेस्टर, वो क्या करते हैं? एक्सपीरियंस के साथ साथ नॉलेज को गेन करते हैं, उन्हें पता चलता है एक्सपीरियंस के साथ साथ कि किस तरीके से हमारा काम होता है। तो वो होता है हमारा इनिशियल स्टेप, जिसको हम बोलते हैं नॉलेज क्रिएशन। एन एक्सपीरियंस एम्प्लॉय गेन नॉलेज थ्रू वर्क। कोई भी एक एम्प्लॉय है, उसके काम कब आएगा? उसकी नॉलेज कब क्रिएट होगी? जब वो काम करेगा, जब उसे एक्सपीरियंस आएगा उस काम का। ठीक है? देन नॉलेज स्टोरेज। अब उसके पास एक्सपीरियंस आ गया, वो क्या करेगा? अपने एक्सपीरियंस को स्टोर करेगा, डॉक्यूमेंट्स में करेगा, पोर्टल के थ्रू, डेटाबेस के थ्रू क्या करेगा? अपनी नॉलेज को स्टोर करेगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कि मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही हूँ, मैंने देखा कि टेक्निकल इशू आया और ये न्यू इशू है, तो मैंने क्या करा? उस न्यू इशू से रिगार्डिंग जो मेरा सॉल्यूशन था, मैंने उसे डॉक्यूमेंट करके रख दिया, और इन फ्यूचर अगर वो प्रॉब्लम आती है तो आप मेरा वो डॉक्यूमेंट पढ़ लो और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दो। दैट इज कॉल्ड नॉलेज स्टोरेज, कि नॉलेज को हमने क्या कर दिया? स्टोर कर दिया। अब थर्ड स्टेप आता है नॉलेज सर्च। नॉलेज सर्च आपका जो पोर्टल है, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, डेटाबेस के अंदर हम क्या कर देंगे? उस नॉलेज को सर्च करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आई है और उसका सॉल्यूशन हमारे पास प्रोवाइडेड है, कोई डॉक्यूमेंट करके रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? उसको सर्च करेंगे, फिर उसको शेयर करेंगे और उसको यूज करेंगे और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा नॉलेज मार्केट वर्क करता है। ठीक है? सर्चिंग में क्या लिखा है? अनदर एम्प्लॉय नीड द सेम इन्फॉर्मेशन। ठीक है? अगर किसी को सेम इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, सेम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए होता है, तो वो क्या करता है? पोर्टल के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू, डेटाबेस के थ्रू क्या करता है? उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को सर्च करता है। नॉलेज शेयर होती है मीटिंग के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, एंड देन नॉलेज को वो यूज़ करता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं नॉलेज मार्केट के अंदर। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आपका कॉपरेशन अमंग डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्निकल स्पेशलिस्ट। टेक्निकल स्पेशलिस्ट, इसमें एक वर्ड है। टेक्निकल स्पेशलिस्ट का मतलब क्या होता है? अगर हम कोई भी डॉक्टर है, उसको स्पेशलिस्ट हम कब बोलते हैं? जब उसने अपने डोमेन के अंदर स्पेशलिस्ट की हो, तभी हम उसको बोलते हैं कि हार्ट स्पेशलिस्ट है, ये वो स्पेशलिस्ट है। तो इसका टेक्निकल स्पेशलिस्ट का मतलब क्या है? कि वो पर्सन जिसके पास एक्सपर्टीज हो
अपने फील्ड के अंदर, वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो सकता है, डेटाबेस से रिलेटेड हो सकता है, रिसर्च से रिलेटेड हो सकता है, टेस्टिंग के रिलेटेड हो सकता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो क्या है, अपने डोमेन के अंदर एक्सपर्टीज है उसे, तो दैट इज कॉल्ड टेक्निकल एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट। क्लियर है? डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि कोई भी चीज़ है वो अमंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक जगह नहीं है, सेंट्रलाइज नहीं है। ठीक है? तो अब ये क्या मतलब है कॉपरेशन अमंग डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्निकल स्पेशलिस्ट का? मतलब कि जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके अंदर एम्प्लॉय जो वो एक जगह नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही जगह मिलकर काम करते हैं। आज के टाइम पे जो वर्क होता है वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लोग एक साथ मिलकर किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, अपने गोल्स को अचीव करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं कॉपरेशन अमंग डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्निकल स्पेशलिस्ट। इसका मतलब क्या है? अगर हम देखें कि अगर हम एक प्रोजेक्ट के अंदर, एक हमने न्यूयॉर्क से लिया है सॉफ्टवेयर डेवलपर, एक हमने टेस्टिंग के लिए यूएसए से लिया, एक हमने इंडिया से लिया, एक हमने कहीं और से लिया है, तो हम क्यों ले रहे हैं? डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लोगों को हम क्यों ले रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर वो लोग चाहिए जो अपने डोमेन में एक्सपर्टीज हो, जो अपने डोमेन में परफेक्ट हो, जिनके पास एक्सपीरियंस हो, जिनके पास स्किल्स हो। तो हम क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की तरफ बढ़ते हैं कि कोई बात नहीं, आप अलग कंट्रीज में हो, अलग सिटीज में हो, दिक्कत नहीं है, बट हमें वो पर्सन चाहिए जो हमारे प्रोजेक्ट को अच्छा कर सके, बहुत अच्छे से उसको कंप्लीट कर सके। क्लियर है? समझ आया आपको? तो इसके अंदर लिखा हुआ क्या है फिर, और आपको जब समझ आएगा। एम्प्लॉय ऑफन वर्क फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन, cities, countries, or even different time zones. These experts may not sit in the same office, but they still need to work together and share knowledge. ये लोग क्या करते हैं? ज़रूरी नहीं है कि एक ऑफिस के अंदर ये एक साथ मिलकर काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से होते हैं, डिफरेंट सिटीज से होते हैं, डिफरेंट टाइम जोन से होते हैं, बट स्टिल वो एक साथ काम करते हैं, वो अपने नॉलेज को शेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना गोल अचीव करना है, उन्हें अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। तो इस कोलैबोरेशंस को हम जो बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कॉपरेशन अमंग डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्निकल स्पेशलिस्ट। दिस कोलैबोरेशन अमंग एक्सपर्ट वर्किंग इन डिफरेंट प्लेसेस इज कॉल्ड कॉपरेशन अमंग डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्निकल स्पेशलिस्ट। इसमें क्या है कि अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं और काम कर रहे हैं एक साथ, इसी को हम बोलते हैं कॉपरेशन अमंग डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्निकल स्पेशलिस्ट। अब टेक्निकल स्पेशलिस्ट तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब क्या क्या चैलेंजेस होते हैं? काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं। पहला तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है, एक कहीं है, एक कहीं दूसरी कंट्री है, एक सीट दूसरी सिटी में, नेटवर्किंग इशू आ सकता है आपका। ठीक है? तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकता है, टाइम जोन डिफरेंसेस होते हो सकता है, यहाँ रात है वहाँ दिन है, यहाँ हमारे 6 बजे वहाँ 5 बजे हैं, तो टाइम जोन डिफरेंसेस हो सकते हैं। नॉलेज शेयरिंग इशू हो सकता है, हम अपने नॉलेज को किस तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं, ये मेरा वे है, आप किस तरीके से करते हो आपका डिफरेंट है, तो हर पर्सन का डिफरेंट होता है। यहाँ तो पर्सन का, आपके एक प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों को ला रहे हो, तो वहाँ तो नॉलेज शेयरिंग इशू आएगा, कल्चर डिफरेंसेस आएंगे। ठीक है? ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। अब टेक्नोलॉजी कौन कौन से हम यूज़ करते हैं? कम्युनिकेशन टूल्स के लिए हम जूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर पाते हैं? कनेक्ट कर पाते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स के लिए जीरा, ट्रेलो, असाना ये यूज़ करते हैं ताकि हम प्रोजेक्ट को मैनेज कर पाएँ। वर्जन कंट्रोल के लिए गिटअप, गिटलैब, ताकि हम जो चेंजेस हैं वो हमारे क्या रहे, कंट्रोल रहे। वर्जन कंट्रोल के लिए हम ये यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो ये टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हमारी सपोर्ट करते हैं कॉपरेशंस के लिए। तो अब क्या-क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहले तो एक्सेस टू ग्लोबल एक्सपर्टीज़। इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड के अंदर से जो एक्सपर्ट्स हैं उनको फाइंड आउट करते हैं और अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम कराते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा आउटपुट है वो बहुत अच्छा आता है। ग्लोबल एक्सपर्टीज़ रहती है आपकी। प्रॉब्लम फास्ट सॉल्व होते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपर्ट्स हैं। प्रोजेक्ट के अंदर क्या है, सारे के सारे एक्सपर्ट्स हैं, तो वो बहुत क्विकली प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। रिड्यूस कॉस्ट, ऑर्गेनाइजेशन ट्रैवल नहीं, ट्रैवलिंग कॉस्ट कम होगी। आप वर्क फ्रॉम होम है तो आपका क्या, ऑफिस का रेंट वगैरह भी बचता है। कंटिन्यूसली लर्निंग, एम्प्लॉय एक दूसरे से लर्न करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट से अगर कोई न्यू एम्प्लॉय, तो वो तो चाहेगा कि मुझे एक्सपर्ट सिखाए, तो क्या कंटिन्यूसली लर्निंग यहाँ बनी रहती है। क्लियर है? अब ये जो डायग्राम है, आप इसके थ्रू पूरा आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्निकल स्पेशलिस्ट का मतलब क्या है कि एक प्रोजेक्ट के अंदर हमने अलग अलग कंट्रीज के, अलग अलग सिटीज के हमने स्पेशलिस्ट ले लिए। एक डेवलपर्स है जो अपने डोमेन में एक्सपर्ट्स है, डेटाबेस एक्सपर्ट, सिक्योरिटी एक्सपर्ट, डिजाइनर एक्सपर्ट्स। ये सारे एक्सपर्ट्स एक साथ मिलकर क्या करते हैं, अपने नॉलेज को शेयर करते हैं, कुछ टूल्स का यूज करते हैं, और जो उनका कॉमन गोल है उसको अचीव करते हैं, प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं। ये पूरा मैंने आपके डायग्राम के थ्रू समझा दिया है। ये जो आपका नॉलेज मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, इसमें पूरा थ्योरी
थ्योरिटिकल, ठीक है। तो डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम में डायग्राम बना के आओगे तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा और आप बहुत इजीली एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स दे पाएगा, ठीक है। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आपका टेकिट नॉलेज। टेकिट नॉलेज हम यूनिट 1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टेकिट नॉलेज इज व्हाट विच इज कम फ्रॉम ए पर्सनल एक्सपीरियंस, दैट इज कॉल्ड टेकिट नॉलेज। वो नॉलेज जो हमें अपने एक्सपीरियंस से मिल रही है, जिसको हमें लिखना स्टोर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं टेकिट नॉलेज। क्लियर है। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है? क्वालिटी एश्योरेंस एज द नेम सजेस्ट, हम क्वालिटी को क्या करते हैं, एश्योर करते हैं कि हमारा कोई भी अगर प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी सर्विसेज है, वो जो कस्टमर की स्टैंडर्ड्स है उसको वो मीट कर रही है या नहीं, उसको चेक करना, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी एश्योरेंस। हम क्या कर रहे हैं, क्वालिटी एश्योरेंस में क्या करते हैं, अपने मिस्टेक को प्रिवेंट करते हैं और एंश्योर करते हैं कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर बनेगा, कोई भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा, तो उसकी क्वालिटी क्या रहेगी, हाई रहेगी। क्लियर है। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्वालिटी एश्योरेंस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस यूज टू एंश्योर दैट अ प्रोडक्ट, सर्विस और प्रोसेस मीट द रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड। जो भी हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, हमारा कोई भी प्रोजेक्ट हुआ, प्रोसेस हुआ, सर्विसेज हुई, प्रोडक्ट हुआ, वो क्या करेंगे, जो भी हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है उनको वो मीट करने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि कर रहे हैं नहीं। इसका मेन गोल क्या होता है कि कोई भी डिफेक्ट है, कोई भी मिस्टेक है, आप उसको क्या कर पाओ, फाइंड आउट कर पाओ बिफोर लॉन्चिंग। या अगर कोई भी प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट किया है, तो आप क्वालिटी एश्योरेंस की हेल्प से आप क्या देख पाओगे कि जो हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है वो उसको मीट कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो आप क्या करोगे, उसमें इम्प्रूव करोगे, ताकि जो आपकी कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स है वो उसको फिल कर पाए। तो इसका मेन गोल यही होता है कि वो क्या करता है, डिफेक्ट को प्रिवेंट करता है, मिस्टेक को प्रिवेंट करता है बिफोर दे अकरिंग रेदर एंड फिक्सिंग देम आफ्टर दे हैपेंस। क्लियर है। ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि अगर कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी है, फॉर एग्जांपल कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी मोबाइल ऐप को डेवलप कर रही है, तो मोबाइल ऐप को वो डायरेक्टली लॉन्च नहीं करेगी कि डेवलप किया और लॉन्च कर दिया, नहीं। वो क्या करेगी, डेवलप करने के बाद वो चेक करेगी उसके टेस्टिंग फीचर में देखेगी कि वो उसके जो फीचर्स है वो सही काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे। वो जो भी बग्स होंगे उनको फिक्स करेंगे। वो परफॉर्मेंस को चेक करेंगे कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी है या नहीं, जो हमारी रिक्वायर्ड कंडीशंस थी वो उसको फिलफिल कर रहा है, नहीं कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड क्वालिटी एश्योरेंस। हम लॉन्च करने से पहले ही अपनी डिफेक्ट्स, मिस्टेक्स को क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी एश्योरेंस। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाते हैं, एरर्स को प्रिवेंट कर पाते हैं, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को ऑब्वियस इंक्रीज करेंगे और डेवलपमेंट कॉस्ट को हम रिड्यूस करेंगे। अगर लॉन्च के बाद हमें कुछ पता चलता है कि हाँ हमें ये भी करना था या हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ये थे, हमने ये कर दिए, तो हमारी कॉस्ट तो ज़्यादा ही लगेगी, क्योंकि लॉन्च होने के बाद क्या होगा, अगर आप दोबारा डेवलपर्स वहाँ वर्क करेंगे तो ऑलरेडी वो लॉन्च है, वहाँ ऑलरेडी यूजर्स हैं, तो उनको हैंडल करना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब फीचर्स क्या क्या होता है, ये सिस्टमैटिक प्रोसेसेस का मतलब क्या है कि ऐसा रैंडमली नहीं आप कुछ भी ऐसे ही जाके चेक कर लोगे, नहीं। इसके सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करके क्वालिटी को एश्योर करना होता है। प्रिवेंटिव अप्रोच है ये। प्रिवेंटिव का मतलब क्या है कि हमें प्रिवेंट करती है मिस्टेक से, एरर से, बग से। डॉक्यूमेंटेशन एंड कस्टमर, जो इसका मेन फोकस होता है वो कस्टमर होता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है नहीं हो रही, उनके क्वालिटी जो स्टैंडर्ड्स है वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। क्लियर है। अभी जो क्वालिटी एश्योरेंस का प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है, तो उसका जो वर्किंग प्रोसेस है वो अब मैं आपको समझाती हूँ। स्टेप 1 क्या होता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सबसे पहले जो हमारा कस्टमर है उसके हमें रिक्वायरमेंट को समझना है। अगर कस्टमर हमारा आखिर चाह क्या रहा है, वो अगर मुझसे बोल रहा है कि मुझे मोबाइल ऐप डेवलप करना था, बट आप क्या चाहते हो, मोबाइल ऐप किस तरीके से डेवलप हो, क्या क्या फीचर्स उसके अंदर अंदर ऐड ऑन हो, आप क्या चाहते हो, कितने यूजर्स के लिए चाहते हो, वो सब चीज़ें। तो सबसे पहले क्या है, मुझे रिक्वायरमेंट्स पता होने चाहिए कुछ भी स्टार्ट करने से पहले। उसके बाद प्लानिंग का मतलब क्या है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को प्रिपेयर करना चाहिए। मैं किस तरीके से इसको स्टार्ट करूँगी, कितनी मेरी डेवलपमेंट कॉस्ट लगेगी, कितना मेरा टाइम लगेगा, कितने मुझे अपने डेवलपर चाहिए, कितने टेस्टर चाहिए, क्या क्या टेस्टिंग स्ट्रेटेजी रहेगी, कितनी रिसोर्सेज चाहिए, ये सब आता है आपकी प्लानिंग के अंदर। डेवलपमेंट के अंदर क्या आता है कि मेरी प्लानिंग हो गई, मुझे पता है कि मुझे इस तरीके से काम करना है, तो डेवलपमेंट के अंदर मैं क्या करती हूँ, डेवलप करने स्टार्ट कर देती हूँ अपने प्रोडक्ट को कि हाँ मैं अब डेवलप करने स्टार्ट कर दिया है।
टेस्टिंग के अंदर डेवलपमेंट के बाद हम टेस्टिंग करते हैं, टेस्ट केसेस बनाते हैं, चेक करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है या जो भी हम बना रहे हैं प्रोडक्ट है या आपका कोई भी मोबाइल ऐप है, वेबसाइट है, वो हमारा सही तरीके से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, कोई एरर्स तो नहीं है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है। टेस्टिंग के लिए हम बहुत सारे अपने टेस्टिंग मेथड्स हम वो यूज़ करते हैं, ठीक है। अल्फ़ा बीटा टेस्टिंग हमारे, ठीक है, ब्लैक बॉक्स वाइट बॉक्स टेस्टिंग, वो टेस्टिंग हम करते हैं इसीलिए कि हम प्रिवेंट कर पाए अपने प्रोडक्ट को एरर से और मिस्टेक से। रिव्यू एंड इम्प्रूवमेंट ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, अदरवाइज हम उसको लॉन्च कर देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है क्वालिटी एश्योरेंस का, कि क्वालिटी को एश्योर करना कि यस आपका जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है। क्लियर है? तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है लास्ट में, क्वालिटी एश्योरेंस प्रिवेंट डिफेक्ट, फोकस ऑन प्रोसेस इंप्रूवमेंट, डन थ्रू आउट डेवलपमेंट। थ्रू आउट द डेवलपमेंट प्रोसेस हमारे ये चलता है, अब डिफेक्ट को प्रिवेंट करता है, और ये इसका जो मेन फोकस होता है वो क्या होता है, इंप्रूवमेंट करना। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा कि क्वालिटी एश्योरेंस हमारा क्या होता है। अब क्वालिटी एश्योरेंस टेक्निक्स क्या क्या होती हैं। सबसे पहला और रिव्यू, रिव्यू यानी एग्जामिन करना डॉक्यूमेंट्स को, डिज़ाइन को, कोड को, किसी एक्सपर्ट से रिव्यू कराना कि आप देखो कि हमारा काम सही हो रहा है नहीं हो रहा, वो बताएंगे अपने एक्सपीरियंस से, अपने स्किल से कि ये काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा, दैट इज कॉल्ड रिव्यू। ऑडिट करना, चेक करना कि हमारे प्रोसीजर फॉलो हुए हैं नहीं हुए, स्टैंडर्ड जो थे वो फॉलो हुए हैं नहीं हुए, जो हमारी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स थी वो फॉलो हुई है नहीं हुई, दैट इज कॉल्ड ऑडिट। टेस्टिंग तो आपको पता है, डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिंग मेथड्स का आप यूज़ करके टेस्ट केसेस के थ्रू उन सॉफ्टवेयर को देखते हो कि उसके अंदर कोई डिफेक्ट, कोई एरर, कोई बग तो नहीं है। क्लियर है? तो ये 3 टेक्निक होती है, रिव्यू, ऑडिट एंड टेस्टिंग। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट है आपका कि रिलेशनशिप क्या होते हैं नॉलेज मैनेजमेंट, टेकिट नॉलेज एंड क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर। तो सबसे पहले टेकिट नॉलेज आती है, उसके बाद आपका नॉलेज मैनेजमेंट आता है, देन क्वालिटी एश्योरेंस, एंड देन आपका जो प्रोडक्ट है, बेटर प्रोडक्ट और सर्विसेज आपके पास आती हैं। अब ये किस तरीके से रिलेट करता है एक दूसरे से, मैं वो आपको समझाती हूँ, ठीक है। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ जिसको आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ए एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर है, टेस्टर जिसको सब चीज़ें पता है, टेस्टर जो वो बहुत टाइम से टेस्टिंग कर रहा है, 8-10 साल हो गए, उन्हें पता है कि अगर कोई कोई भी तरीके का एरर आता है, किस तरीके से मुझे टेस्टिंग करनी है, किस तरीके से मुझे बग को फाइंड आउट करना है, क्या क्या चीज़ें, ठीक है, उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो क्या हुआ, कोई एक न्यू एम्प्लॉय वो काम कर रहा है, तो कोई एक कॉमन बग है, तो टेकिट नॉलेज के थ्रू हम क्या कर पाएंगे, उन टेस्टर्स के जो एक्सपीरियंस है, जो उनके पास एक्सपीरियंस है, उनसे पूछ पाएंगे कि भाई ये जो प्रॉब्लम है हम इस बग को किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। अब हम पूछेंगे कैसे, डायरेक्टली थोड़ी कॉल मिला दोगे आप, टेकिट नॉलेज के थ्रू उनके जो एक्सपीरियंस है आपको पता चल गया कि उनके एक्सपीरियंस से उनके पास नॉलेज है, दैट इज कॉल्ड टेकिट नॉलेज। अब वो मुझे नॉलेज चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए होगा कि मैं मुझे वो नॉलेज शेयर करानी है अपनी टीम के साथ, तो मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, नॉलेज मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि मैं जो एक्सपर्ट्स है उनकी नॉलेज को शेयर कर पाऊँ। उसके बाद मैं क्या करूँगी, जो भी टीम है उनको बताऊंगी किस तरीके से काम करना है, ताकि हम जो मिस्टेक्स है उनको अवॉइड कर पाएंगे, और फिर हमारे क्या होगा, अपने सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी एश्योरेंस। और लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, एक बेटर प्रोडक्ट और बेटर सर्विसेज हमारे पास आ जाएंगी। क्लियर है? तो इस तरीके से ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। टेकिट नॉलेज में एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस जब हमें पता चलता है कि हाँ इनके पास एक्सपीरियंस है, बट हाँ उनकी हमें नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है नॉलेज मैनेजमेंट की, और उसके बाद जो वो हमें बताते हैं वो हम काम करते हैं, उसके थ्रू हम क्वालिटी को एश्योर कर पाते हैं कि हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं। उसके बाद हमें जो लास्ट में मिलता है एट दी एंड, प्रोडक्ट और सर्विसेज हमें क्या मिलते हैं, बेटर मिलती है। क्लियर है? अब सबसे पहले टेकिट नॉलेज और नॉलेज मैनेजमेंट किस तरीके से रिलेट करते हैं। टेकिट नॉलेज का मतलब क्या है कि दैट कम फ्रॉम एक्सपीरियंस, बट नॉलेज मैनेजमेंट हेल्प करता है कि जो भी आपकी टेकिट नॉलेज है वो जो वैल्यूएबल्स है उनको आप क्या कर पाओ, स्टोर कर पाओ, कैप्चर कर पाओ और किसी के साथ शेयर कर पाओ। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका नॉलेज मैनेजमेंट क्वालिटी एश्योरेंस से किस तरीके से रिलेट करता है। आपको नॉलेज आपने कलेक्ट कर दी, शेयर कर दी, तो अब इम्प्रूव करना होगा ना आपको उस क्वालिटी को, आपके जो बग्स है, आपको जो एरर्स है उनको फिक्स करना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि आप नॉलेज मैनेजमेंट के थ्रू क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड कि आप ये एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं ना, तो इसकी वजह से क्या होगा, मिस्टेक्स और इम्प्रूवमेंट क्या, मिस्टेक्स क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, क्वालिटी क्या आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, आपके सिस्टम्स की या प्रोडक्ट की, प्रोसेस की। क्लियर है? और क्वालिटी डिपेंड करते हैं नॉलेज में, क्योंकि क्वालिटी कैन नॉट वर्क एफिशिएंटली विदाउट नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप क्वालिटी एश्योरेंस नहीं दे सकते कि हाँ ये जो मेरा प्रोडक्ट है वो क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है, ये सब चीज़ें। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल आप याद रखेंगे तो आपको सब याद रहेगा।
अब टेक इट नॉलेज प्रोवाइड करता है हमें वैल्यूएबल एक्सपीरियंस, हम जानते हैं, बट नॉलेज मैनेजमेंट क्या करता है, उस एक्सपीरियंस को हम क्या कर पाते हैं, शेयर कर पाते हैं और कैप्चर कर पाते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर हम किसका यूज करते हैं, नॉलेज का यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, नॉलेज को शेयर करके अपनी क्वालिटी को इंप्रूव कर पाते हैं, एरर को रिड्यूस कर पाते हैं और मिस्टेक्स को ओवरकम कर पाते हैं, अपने सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इंप्रूव कर पाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया हो कि ये सब चीजें एक दूसरे से किस तरीके से रिलेट करती हैं। क्लियर है। अब जो आपका क्वेश्चन था वो मई 2023 में क्या पूछा गया था, आपको बताना था कि टेक नॉलेज क्रूशियल क्यों है क्वालिटी एश्योरेंस में, एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल तो आप वही दे दोगे जो मैंने आपको बताया। अब इंपॉर्टेंस क्या है, तो सबसे पहले आप टेक नॉलेज को एक्सप्लेन करोगे, फिर क्वालिटी एश्योरेंस को एक्सप्लेन करोगे, और फिर जो मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बता रही हूँ, वाई की ये क्यों है, वो चीज़ आप एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, टेक नॉलेज और क्वालिटी एश्योरेंस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने इसके अंदर नहीं लिखा है। बट आप अगर ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले टेक इट नॉलेज एक्सप्लेन करोगे, देन क्वालिटी एश्योरेंस, फिर आप ये बताओगे कि क्यों क्रूशियल है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, हेल्प्स आइडेंटिफाई हिडन प्रॉब्लम्स दे मे नॉट बी मेंशन इन द मैनुअल्स। बहुत सारी क्वालिटी एश्योरेंस की टेक इट नॉलेज हमारे लिए क्यों क्रूशियल है क्वालिटी एश्योरेंस में, ये हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में हिडन प्रॉब्लम्स जो मैनुअल्स वगैरह में नहीं होती। ठीक है, इंप्रूव करता है डिसीजन मेकिंग, टेस्टिंग और क्वालिटी के टाइम पे, रिड्यूस करता है एरर डिफेक्ट, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से हमें ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि कहाँ कहाँ एरर्स आ सकते हैं, कौन कौन से वीक पॉइंट्स हैं जहाँ हमारा बग्स अकर हो सकते हैं। प्रोवाइड करता है ये बेस्ट प्रैक्टिस एंड शॉर्टकट, जिसकी वजह से हम ओवर द टाइम लर्निंग कर पाते हैं। एंश्योर करता है कि क्वालिटी कंसिस्टेंट रहेगी और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की क्वालिटी जो रहेगी वो अच्छी रहेगी। ये सब चीज़ें इसकी क्रूशियलनेस है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। क्लियर है, ये तो आपको पता ही होगा। अब एग्जाम्पल आप खुद भी दे सकते हैं, वैसे मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है कि कंसिडर अ सॉफ्टवेयर कंपनी डेवलपिंग अ मोबाइल एप्लीकेशन, कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी क्या कर रही है, मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप कर रही है। तो एक सीनियर टेस्टर जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है, पास बहुत सारे प्रोजेक्ट पे उन्होंने काम किया है, तो उनके जो फीचर, उन्हें पता है कि कौन कौन से ऐसे क्रूशियल पॉइंट है, कौन कौन से ऐसे फेजेस है जहाँ मुझे प्रॉब्लम आ सकती है, जहाँ मेरे प्रोजेक्ट के सॉफ्टवेयर कि जहाँ मेरे मोबाइल एप्लीकेशन में कहाँ कहाँ एरर्स आ सकते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस से, दैट इज कॉल्ड टेक इट नॉलेज। ऑल्थ्रो ये नॉलेज कहीं रिटन नहीं है, कहीं डॉक्यूमेंट नहीं है, कहीं डेटाबेस के अंदर नहीं रखी हुई, बट उनके पास एक्सपीरियंस है, तो दैट इज कॉल्ड टेक इट नॉलेज। तो जिसकी वजह से हमारे जो बग है हम उन्हें इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे, उनके नॉलेज को शेयर कर पाके हम उन्हें बताएंगे कि आपने जब पहले काम किया हुआ है तो आप मुझे बता दो कि कहाँ कहाँ बग्स आ सकते हैं, तो हमारे क्या होगे, हम डिटेक्ट कर पाएंगे बग्स को अर्ली, प्रॉब्लम को फिक्स कर पाएंगे रिलीज से पहले, एप्लीकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे और कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज कर पाएंगे। तो टेस्टर्स के थ्रू हम, टेस्टर के पास क्या थी, टेक इट नॉलेज थी, बट इसने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया क्वालिटी एश्योरेंस में। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ जो हमारी ये यूनिट नंबर 2 है ये कंप्लीट होती है। यूनिट 2 को हमने काफ़ी अच्छे से देखा, काफ़ी डिटेल में देखा, और साथ ही साथ जितने भी हमारे सारे टॉपिक्स थे उनको डिटेल में देखा, और जितने भी हमारे क्वेश्चन पूछे गए थे उनको भी हमने कवर किया इस यूनिट से। क्लियर है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम RGPV के और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए लाने वाले हैं। और अगर आप चाहते हो कि हम कोई भी लाइक आपकी डिमांड है कि मुझे ये सब्जेक्ट पहले चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम वो सब्जेक्ट जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है। और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल। और अगर आपको इस यूनिट्स के नोट्स चाहिए या आपको हमारी किसी भी प्लेलिस्ट के नोट चाहिए, तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा हमारी एप्लीकेशन मल्टी आइटम्स को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन मल्टी आइटम्स को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वहीं आपको नोट्स सारे अवेलेबल होंगे। क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।